वर्तमान में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हज़ारों किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करके आपके स्मार्टफोन या डेस्कटॉप तक पहुंच रही है। ये बहुत ही खास तकनीक की बदौलत संभव हो रहा है जिसका नाम है इंटरनेट। और ये तकनीक डेटा को तेज़ गति से ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। और ये डेटा कई किलोमीटर्स की दूरी को एक अदृश्य तकनीक की बदौलत तय करता है। क्या आपने कभी सोचा है पल झपकते ही आपके फ़ोन तक मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स कैसे आ जाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे ये डेटा आपके डिवाइस तक किस प्रकार से पहुंच रहा है। और सवाल यह भी है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इसे भी हम जानेंगे। आइए सरल भाषा में समझते हुए शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गूगल के डेटा सेंटर में संग्रहित है। इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट पर डेटा का आदान प्रदान करते हैं यानी डाउनलोड अपलोड करते हैं तो वो वेबसाइट के डेटा सेंटर पर स्टोर होता है। ये डेटा सेंटर क्या होता है? पहले हम ये जानते हैं कि हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित डेटा सेंटर में हम 1 सेकंड से भी कम समय में संपर्क कैसे बना लेते हैं। इसका एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम टावर से सैटेलाइट को कनेक्ट करें और उसके माध्यम से सिग्नल को ट्रांसफ़र करें। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा धीमा हो जाता है क्योंकि सैटेलाइट को पृथ्वी की इक्वेटर रेखा से 22,000 मील की दूरी पर स्थित होने के कारण डेटा को 44,000 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादातर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का प्रयोग होता है। ये फाइबर केबल्स दुनिया भर के कठिन इलाकों में बिछी हुई है, जैसे कि समुद्रों, पहाड़ों इत्यादि के बीच। ये फाइबर केबल डेटा सेंटर से गुजरती हुई ज़्यादातर समुद्र के नीचे से दूसरे देशों तक पहुंचती है। वहां से इसको भूमि के नीचे से गाड़कर दूसरे डेटा सेंटर्स और एंटीनास तक पहुंचाया जाता है और इसको समुद्र में जहाज़ों का प्रयोग करके एक हल की सहायता से बिछाया जाता है। इसको बिछाने का काम ये कुछ कंपनियां करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में मौजूद मनुष्य के बाल जितने पतले फाइबर तंतु डेटा को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की अनुमति देते हैं। लाइट की स्पीड अगर आपको नहीं पता तो लाइट 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक फाइबर केबल में हजारों ऐसे तंतु पाए जाते हैं और समुद्र में अलग अलग मार्गों से ये केबल्स बिछाई जाती है और जब ये टावर तक पहुंच जाती है तो टावर के एंटीनाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आपके स्मार्टफोन तक इस डेटा को स्थानांतरित किया जाता है तथा ये फाइबर केबल्स छोटे भागों के रूप में आपके घर या ऑफिस तक पहुंचती है अगर आपने राउटर लगवाया है। राउटर इसके लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित करता है और ईथरनेट केबल के माध्यम से इन सिग्नल्स को डेस्कटॉप तक पहुंचाया जाता है और आप इंटरनेट का आनंद लेते हैं। लेकिन आपको ये सुविधा कौन प्रदान करता है? तो इसके लिए अलग अलग देशों में ISP कंपनीज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि भारत में जियो, BSNL, एयरटेल ये है। अब हमारे पिछले सवाल पर आते हैं, डेटा सेंटर क्या होता है? दरअसल ये एक ऐसा सेंटर है जो कि भारी मात्रा में डेटा को स्टोर करने की काबिलियत रखता है। अलग अलग कंपनीज के डेटा सेंटर होते हैं। ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के खुद के डेटा सेंटर होते हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। और जो छोटी कंपनीज होती है वो दूसरी कंपनीज के डेटा सेंटर से सर्वर्स को किराए पर लेती है। हालांकि बड़ी कंपनीज भी सर्वर्स किराए पर यूज़ करती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, रेडिट और अन्य AWS जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज के सर्वर्स को किराए पर लेती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सर्वर क्या होता है? तो देखो, सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और एक सर्वर में कई पावरफुल SSDs लगी होती है। इन्हीं SSDs के अंदर आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। हालांकि पुराने ज़माने में HDD हुआ करती थी और एक डेटा सेंटर के अंदर कई सर्वर्स हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सर्वर से लेकर हमारे डिवाइस तक इस बहुमूल्य डेटा का आवागमन कैसे होता है। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि IP एड्रेस क्या होता है। तो देखो, जिस प्रकार से हमारे घर का एक पता होता है जहाँ पर कोई भी खत अगर भेजा जाए तो वो ठीक अपने ठिकाने पर पहुँचता है, ठीक इसी प्रकार इंटरनेट की दुनिया में सभी डिवाइसेस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके तहत उन डिवाइसेस तक डेटा का आवागमन तय होता है। हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसका एक IP एड्रेस होता है, चाहे वो फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप कुछ भी हो। सर्वर का भी एक IP एड्रेस होता है और हमारे डिवाइस का कौन सा IP एड्रेस होगा ये हमारा ISP तय करता है। और IPv4, IPv6 ये क्या होते हैं?
तो आईपी एड्रेस अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो हम इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ये समझे कि इस डेटा का संचालन होता कैसे है, हमें एक और बुनियादी कंसेप्ट समझना होगा, जो है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो देखो, इंटरनेट पर जितनी भी साइट्स मौजूद है वो किसी न किसी सर्वर पर अपने डेटा को होस्ट करती है, और इन सभी सर्वर्स का अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, इन सभी का एक अलग आईपी एड्रेस है जिसके द्वारा हम इन तक पहुंच बनाते हैं। हम अपने ब्राउज़र में अगर किसी सर्वर के आईपी एड्रेस को एंटर करें तो हम इनके पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी वेबसाइट्स तक पहुंच बनाने के लिए इनके आईपी एड्रेसेस का प्रयोग करें तो यहाँ इनको याद रखने के संबंध में यह एक समस्या बन जाती है। यही समस्या मिस्टर पॉल मॉकपेट्रिस नामक एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट के दिमाग में उत्पन्न हुई, जिन्होंने सन 1983 में डोमेन नेम सिस्टम बनाकर इस समस्या का समाधान खोज निकाला। डोमेन नेम सिस्टम किसी भी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को एक नाम में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, और इस आईपी और नेम के कलेक्शन को एक डीएनएस सर्वर पर सहेजा जाता है, तथा अलग अलग कंपनीज के डीएनएस सर्वर्स होते हैं जो वेबसाइट्स को डोमेन नेम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इनके पास वेबसाइट्स की जन्म कुंडली होती है, और जो डोमेन नेम के लास्ट में .com, .net और .org होते हैं, ये डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं जो कि वेबसाइट के कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेबसाइट के चरित्र को दर्शाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन सबको मैनेज कौन करता है, ऐसे तो हर कोई इनका मालिक बन जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक आईकेन नामक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो कि अमेरिका में स्थित है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन IPv4, IPv6 तथा टॉप लेवल डोमेन्स जैसे कि .com, .net, .org इनको मैनेज करने का काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ग्लोबल इंटरनेट को स्टेबल तथा सिक्योर बनाने में मदद करना है। तो अब हम देखते हैं कि इस डेटा का संचार आखिर होता कैसे है। तो जब भी हम स्मार्टफोन के डेटा को ऑन करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स के माध्यम से टावर के एंटीनाज के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर राउटर के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स और कनेक्शन एस्टेब्लिशिंग ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो इसे हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो जब भी हम अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में किसी भी वेबसाइट का नाम दर्ज करते हैं तो ब्राउज़र डीएनएस सर्वर से एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे इस नाम का आईपी एड्रेस बता दो, और अगर उस नाम का वाकई में कोई डोमेन नेम उपलब्ध होता है तो डीएनएस सर्वर उसका आईपी एड्रेस रिटर्न कर देता है। फिर ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस के सर्वर तक पहुंच बना लेता है, और वर्तमान में मौजूद इंटरनेट की तेज़ गति की सहायता से इस काम को 1 सेकंड से भी कम समय में सिक्योर तरीके से अंजाम दिया जाता है। लेकिन जब हम दोबारा ऐसा करते हैं तो ब्राउज़र बार बार रिक्वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो उसे कैचे मेमोरी में दर्ज कर देता है, और अगर वो भूल भी जाता है तो दोबारा रिक्वेस्ट कर देता है। हालांकि आजकल के ब्राउज़र्स एडवांस्ड हो चुके हैं, तो वो वेबसाइट को ओपन करने से पहले उसकी सिक्योरिटी की जाँच पड़ताल करते हैं। यही नहीं, वेब सर्वर्स भी हमारी सिक्योरिटी की जाँच पड़ताल करके ही हमें वेबसाइट को एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये YouTube के सर्वर पर 0 और 1 के विशाल समूह में मौजूद है, लेकिन डेटा के इस समूह को हमारे डिवाइस तक एक साथ नहीं भेजा जाता, बल्कि इसे सीक्वेंस वाइज पैकेट्स में भिन्न भिन्न करके भेजा जाता है, और इन पैकेट्स में ही सारी जानकारी साझा होती है, जैसे कि क्लाइंट और सर्वर का आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल्स और तमाम तरह की चीज़ें। और एक पैकेट 6 बिट्स का होता है, और ज़रूरी नहीं कि ये पैकेट्स हमारे तक एक ही मार्ग से आए, बल्कि ये अलग अलग रास्ते तय करके आ सकते हैं। और डिवाइस तक पहुंचने से पहले कोई पैकेट अगर खो जाए तो डिवाइस द्वारा सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है, फिर सर्वर उसे रिटर्न कर देता है। डिवाइस तक पहुंचने के बाद इस डेटा को एल्गोरिदम के आधार पर सीक्वेंस में किया जाता है, फिर हमारा वीडियो प्ले होता है। सभी प्रकार के डेटा को इसी तरह जीरोज एंड वंस के पैकेट्स से साझा किया जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स डेटा को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तथा इसके फ्लो के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP/IP, RTP,
सही प्रोटोकॉल्स का उपयोग करने पर ही हमें वेबसाइट्स को एक्सेस करने की अनुमति मिलती है। और जो HTTP के बाद S होता है वो सिक्योर को दर्शाता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करो तो S देखकर समझ जाना सिक्योर है, वरना नहीं है। लेकिन इस डेटा के संचार का प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है। ये एक OSI मॉडल पर काम कर रहा है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इस मॉडल में 7 लेयर्स में डेटा का संचार होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम इसको नहीं समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो सकता है। अब हमारे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है। तो यार अब तक तो आप जान ही गए होंगे। तो देखो, दुनिया के सभी सर्वर्स और डिवाइसेस एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तारों के माध्यम से या अदृश्य तकनीक के माध्यम से। तो हम उसे इंटरनेट कहते हैं। इसका मालिक कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कंपनीज या हम इसके मालिक हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है और अलग अलग देशों में इसके कंट्रोल के लिए सरकार द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो लाइक किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सिर्फ एक क्लिक में मेरे इस काम का समर्थन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख दीजिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।